तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश साई वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और जिसमें हम आज आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान मोलर मास। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आणविक द्रव्यमान क्या चीज होती है उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, हमें आणविक द्रव्यमान बोला है उसने, तो दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान होता है। क्या दोस्तों? अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान होता है। और दोस्तों, हमें पता है जो अणु होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या दोस्तों? परमाणु से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, जो परमाणु का द्रव्यमान होगा और जिस अणु में जितने परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं का हम द्रव्यमान जोड़ देंगे तो वो आणविक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान निकल आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। दोस्तों, हमें पता है हमारी आवर्त सारणी में तत्व कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है, जिसमें ये दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है, और ये दोस्तों होता है परमाणु भार। क्या होता है दोस्तों? परमाणु भार। और दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है और वही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और दोस्तों, जो परमाणु भार होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब आप बोलोगे सर, आपने प्रोटॉन की संख्या तो बता दी और इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दी, आप न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जब हम परमाणु भार में से, मतलब ए में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं तो वह न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो दोस्तों, यहां से हमने समझा कि जो परमाणु भार होता है वो, किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वह उस तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होता है दोस्तों? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। और इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना होता है अणु। क्या होता है दोस्तों? अणु। तो आज हम आणविक द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं यह कोई अणु है, इस अणु का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जो उपस्थित तत्व हैं इन सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान इसमें रख देंगे। जब परमाणु द्रव्यमान रखकर इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे जो अणु है इस अणु का आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। तो दोस्तों, इसको देखते हैं। जैसे दोस्तों, हमें पता है जो सोडियम है, उस सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो दोस्तों 11 होता है। सॉरी दोस्तों, परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार होता है दोस्तों 23। तो Na का परमाणु भार कितना हुआ दोस्तों? 23। और जो ऑक्सीजन, अब इसमें उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो जो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 16। और जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें कितने तत्व हैं? NaO और H। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, 23, 16 और 1 को जोड़ देंगे। जब 23, 16, 1 को जोड़ देंगे तो दोस्तों आएगा 40। ये हमारा आ गया NaOH का आणविक द्रव्यमान या मोलर मास। इसी प्रकार से दोस्तों हम कोई अन्य यौगिक उठाते हैं। अन्य यौगिक हमारा है NaCl। या ये दोस्तों एक बात आपको ये क्लियर कर दे रहा हूं, जो यौगिक होता है उसी को हम अणु बोलते हैं। तो दोस्तों अगला अणु हमारा है NaCl। इस NaCl का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो दोस्तों हमें Na का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए और Cl का, क्योंकि NaCl में दो ही तत्व हैं, Na और Cl। तो Na का हमें परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए और Cl का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमें पता है Na का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 23 होता है, और जो Cl होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है।
दोस्तों अब हम NaCl का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 प्लस 35.5, जब 23 प्लस 35.5 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58.5, जो NaCl का दोस्तों क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार से दोस्तों कोई हम अन्य यौगिक उठाते हैं। अन्य यौगिक है हमारा तीसरा CaCO3। इस CaCO3 का हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इस CaCO3 में एक Ca है, एक C है और एक O है। तो इन तत्वों का, इन परमाणु का यदि हमें परमाणु द्रव्यमान पता होगा तो हम इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। दोस्तों तो जो Ca का परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 40, C का होता है दोस्तों 12 और O का हमें पता है कितना होता है 16। तो इसका परमाणु द्रव्यमान हम निकालेंगे। तो Ca का दोस्तों कितना हो गया 40 प्लस, अब एक परमाणु द्रव्यमान लिखने के बाद हम लगाएंगे दोस्तों प्लस, इसके बाद C का दोस्तों होता है 12 और O का होता है दोस्तों 16। अब हम यहाँ देख रहे हैं O दोस्तों 3 है तो इंटू कर देंगे हम 3, तो 40 और 12 दोस्तों इनको हम जोड़ लेंगे, यह जाएगा हमारा 52 और 16 का 3 में गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 48। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 और 2 10 की 0, 10 की 0, यहाँ से देखेंगे 5 और 4 9 और 1 10। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोस्तों CaCO3 का जो आणविक द्रव्यमान आया है वो आ गया 100। इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी अणु का अणु भार या मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। बस शर्त दोस्तों इतनी है कि आपको जिस अणु का आणविक द्रव्यमान आप निकाल रहे हो उस अणु में उपस्थित तत्वों का परमाणु भार आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा। एक बार दोस्तों एक बात मैं क्लियर आपको कर दे रहा हूँ कि जो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो लगभग परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। दोस्तों आप इतना याद रखिए कि परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना जो होता है वो परमाणु भार होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, आप इतना याद रखेंगे, एक बार पीरियोडिक टेबल को आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।